दोस्तों 18 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। लगातार दोस्तों मैं आप तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए कंप्लीट आपको मैं इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम 2 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण उत्तर देखने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 3 है, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। तो क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा और वस्तुनिष्ठ भी बताते जा रहा हूँ। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th बिजनेस स्टडीज टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। ये लास्ट पार्ट हमारा 2 नंबर का, इसके बाद मैं 3 नंबर बता दूंगा, फिर आप 4 नंबर देख लेंगे। तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि औपचारिक संगठन के 2 लाभ समझाइए। अब देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं आपकी जो भी पहली वाली वीडियो में कि आपका एक औपचारिक संगठन है और अनौपचारिक संगठन है। तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन जरूर आपका बनेगा, किसी प्रकार से बन सकता है। तो आपको यहाँ क्या पढ़ के रखना है, क्या समझ के रखना है कि औपचारिक संगठन किसे कहते हैं, अनौपचारिक संगठन किसे कहते हैं। इसके साथ ही औपचारिक संगठन के लाभ, अनौपचारिक संगठन के लाभ, औपचारिक संगठन के दोष, अनौपचारिक संगठन के दोष, यानी टोटल 6 टाइप यहाँ पे क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकते हैं। तो ये आपको क्लियर रखना है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपका आ सकता है और हर साल लगभग पूछा ही जाता है। तो औपचारिक संगठन के लाभ क्या है? औपचारिक संगठन में जो कमियां रहती हैं वो अनौपचारिक संगठन द्वारा पूरी हो जाती हैं। इसके बाद कर्मचारियों के पारस्परिक संबंधों में सुदृढ़ता आती है तथा पारस्परिक समझ विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा संगठन और कर्मचारी संगठन में अंतर बताइए। तो रेखा संगठन में क्या होता है? इस संगठन में कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी का आदेश प्राप्त होता है, जबकि कर्मचारी संगठन में इस संगठन में अधिकारी एक साथ ही अन्य विशेषज्ञों से आदेश प्राप्त होता है। देखिए रेखा संगठन में क्या होता है कि कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी से, एक ही व्यक्ति उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त होगा। कर्मचारी संगठन में क्या है कई जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे क्या है उसे आदेश प्राप्त हो जाता है। और इस संगठन में विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं होती, रेखा संगठन में विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं है, जबकि कर्मचारी संगठन में इस संगठन में सलाहकार के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। जैसे रेखा संगठन से क्या आशय है? तो रेखा संगठन से आशय दिया हुआ है, रेखा संगठन संगठन का सबसे पुराना रूप है। रेखा संगठन का यह लाइन संगठन की अवधारणा यह मानती है कि स्केलर प्रक्रिया में निकले किसी भी संगठन में एक प्रमुख होना चाहिए जो इसे कमांड करता है। मैकलॉफलैंड के अनुसार दी है रेखा की परिभाषा, रेखा संरचना की परिभाषा। रेखा संरचना में सीधे ऊर्ध्वाधर संबंध होता है जो प्रत्येक स्तर के पदों और कार्यों को इसके ऊपर और नीचे वाले लोगों से जोड़ता है। तैयार करके रखना है। देखिए फिर आपका आ गया अनौपचारिक संगठन के दोष। मैंने क्या बताया आपको, और इसी बार से मैंने आपको पहले बताया था अनौपचारिक संगठन किसे कहते हैं। तो जो मैंने आपको बताया किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, पढ़ के रखना है। और आप अलग से नहीं पढ़ते तो अगर मेरे साथ तैयारी करें तो हर प्रकार के मैं क्वेश्चन क्या है कवर करने का प्रयास कर देता हूँ। कहीं मैं आपको औपचारिक संगठन के लाभ बता देता हूँ, कहीं अनौपचारिक संगठन के दोष लाभ बता देता हूँ, अनौपचारिक संगठन के दोष बता रहा हूँ। ओके, तो हर प्रकार से मैं क्वेश्चन कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। अनौपचारिक संगठन के भी हमने क्या है लाभ देखे थे सबसे पहले, अब अनौपचारिक संगठन के आपको दोष बताने हैं। तो ऐसे संगठनों में कार्य भीड़ मनोवृत्ति के अनुसार होता है। ऐसे संगठनों में अफवाहें फैलाई जाती हैं जिससे अनावश्यक भ्रम की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो जो भ्रम की स्थिति निर्मित होती है किसमें होती है? अनौपचारिक संगठन में, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्रबंधकों द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों तथा उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों का विरोध ऐसे संगठनों में किया जाता है। ऐसे संगठन कभी कभी विध्वंसक स्वभाव के भी होते हैं। जनसंपर्क का अर्थ बताइए। तो जनसंपर्क से तात्पर्य किसी भी संस्था या उसके ग्राहकों के मध्य होने वाले जो संचार संबंधों को से लगाया जाता है। जनसंपर्क यानी क्या होता है? जो कोई भी कंपनी होती है अपने ग्राहकों के मध्य संपर्क स्थापित कर रही है तो क्या है जनसंपर्क ही यहाँ कहा जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रय संवर्धन को परिभाषित कीजिए। तो हॉपकिंस के अनुसार विज्ञापन एवं विक्रय प्रक्रियाओं को प्रभावकारी बनने के लिए जिन संगठन तत्वों की आवश्यकता ली जाती है उन्हें विक्रय संवर्धन सम्मिलित करते हैं। आगे देख लेते हैं। उपभोक्ता शिक्षा के उद्देश्य को लिखिए। उपभोक्ता शिक्षा के उद्देश्य, उपभोक्ता शिक्षा के उद्देश्य है मतलब उपभोक्ता को जागरूक करना। सबसे पहले उपभोक्ता को जागरूक किया जाता है, सही वस्तु खरीदने की क्षमता का विकास होना और हानिकारक वस्तुओं के उपभोग को रोकना, ये उपभोक्ता शिक्षा के उद्देश्य। अब सिंपल रहने वाला है, ज़्यादा समझाने की बात नहीं है, पढ़ते ही आप समझ में आ जाएगा। और इसे ऐसा भी अगर नहीं रखते हैं तो अपने हिसाब से आप लिख पाएंगे। उपभोक्ता के कोई 2 लक्षण लिखिए, यानी उपभोक्ता की विशेषता बतानी है, लक्षण का एक ही बात है, यानी कौन व्यक्ति उपभोक्ता कहलाएगा। पहला, उपभोक्ता उत्पादन का उपयोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करे। ऐसा नहीं कि वो कोई दुकान से सामान खरीदता है फिर वो सामान खरीदते हुए किसी दूसरे को बेच रहा है। ओके, तो वो उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। जो उस वस्तु का उपयोग करे, कंज्यूम करे, वही उपभोक्ता है। और वह उत्पाद को खरीदने के लिए एक निर्धारित मूल्य विक्रेता को क्या अदा करता है, जो उसकी जितना उसका पैसा लगना उस वस्तु का मूल्य है उतना उसे अदा करता है, तो वो उपभोक्ता कहलाएगा। जैसे उपभोक्ता जागरूकता या जागृति से क्या अभिप्राय है, उदाहरण दीजिए।
तो उपभोक्ता जागरूकता या जागृति से आशय उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने से है। उपभोक्ता जागृति का मतलब है, आपने देखा होगा इसलिए टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी चलता है, जागो ग्राहक जागो। ओके, आपने देखा होगा। तो जागरूकता फैलाई जाती है उपभोक्ताओं में। क्यों फैलाई जाती है? ताकि जो उपभोक्ता है अपने अधिकारों कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो, अपने जो उपभोक्ता है अपने अधिकारों कर्तव्य को जाने। उदाहरण के लिए उपभोक्ताओं को बाजार में कई बार सही वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त नहीं होती हैं, उससे और अधिक कीमत में क्या ले ली जाती हैं, मिलावटी या गुणवत्ता वाली उसे वस्तु बेच दी जाती है। ओके, कई बार क्या है, जो उसकी प्राइस है वस्तु की उससे ज़्यादा उससे मूल्य ले लिया जाता है। तो क्यों हो रहा है? तो उपभोक्ता है जागरूक नहीं है। कई बार उसे क्या है, खराब क्वालिटी का माल दे दिया जाता है, एक्सपायरी माल दे दिया जाता है। इसका क्या कारण है? उपभोक्ता क्या जागरूक नहीं है। इसी कारण क्या उपभोक्ता को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, यानी जिला फोरम क्या है? तो उपभोक्ताओं की शिकायतों तथा विवादों का समाधान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जिन एजेंसियों का गठन किया गया उन्हें उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम या उपभोक्ता फोरम कहते हैं। जिला स्तर पर इस प्रकार की एजेंसी को जिला उपभोक्ता निवारण फोरम या जिला फोरम की संज्ञा दी जाती है। क्लियर है? सिंपल हमारा क्वेश्चन है। और उपभोक्ताओं के देखिए मैंने यहाँ कई सारे क्वेश्चन दिए, क्योंकि उपभोक्ता वाला जो हमारा लास्ट वाला चैप्टर है यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है। ओके, इसलिए मैं यहाँ से आपको हर प्रकार के क्वेश्चन कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रबंध के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। प्रबंध के क्या उद्देश्य हैं? पहला प्राथमिक उद्देश्य बाजार में विक्रय योग्य वस्तुएं तथा सेवाएं प्रदान करना प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य है। ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करने पर उपभोक्ता को वे वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त होती हैं वे चाहते हैं। फिर आर्थिक उद्देश्य प्रबंध के आर्थिक उद्देश्यों को उचित लागत पर उत्पादकों एवं सेवाओं का उत्पादन करना, उत्पादों एवं सेवाओं का उचित मूल्य वितरण करना, उपक्रम में लगे सभी संसाधनों को उचित परिश्रम देना, उपक्रम द्वारा उचित मात्रा में लाभार्जन प्राप्त करना, ये सब आर्थिक उद्देश्य है। फिर समन्वय का महत्व इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है आपका समन्वय का महत्व बताइए। तो निर्देशन की एकता और संतुलन स्थापित करना। समन्वय का महत्व कैसे? निर्देशन की एकता किस प्रकार से? किसी संगठन के अंतर्गत विभिन्न प्रयासों को एक ही दिशा में निर्देशित करना कोई आसान कार्य नहीं होता है। समन्वय ही प्रबंध का एक ऐसा कार्य है जिसके माध्यम से इसे संभव बनाया जाता है। जैसे क्या बताया जा रहा है कि संगठन के अंतर्गत विभिन्न प्रयासों को एक ही दिशा में निर्देशित करें। जितने भी हमारे लक्ष्य हैं, हम जो भी कार्य करें वह लक्ष्य की ओर अपने कार्य कर रहे हैं। ओके, तो ये किसके कारण हो पाएगा? समन्वय के कारण ही संभव हो पाएगा। ओके, इसके बाद संतुलित स्थापित करना। समन्वय विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं में संतुलन स्थापित करता है और न्यूनतम लागत पर अधिकतम परिणाम प्राप्ति का संभव बनाता है। तो ये समन्वय के महत्व। यहाँ जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जो सॉल्यूशन मतलब आपको यहाँ दे रहा हूँ, वो उसी हिसाब से सॉल्यूशन मैंने तैयार किए जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। ये सभी 2 नंबर के हैं, तो 2 नंबर के हिसाब से पॉइंट वाइज पॉइंट के आंसर दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समन्वय प्रबंध का सार है, कथन को क्या स्पष्ट कीजिए। किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो समन्वय है वो प्रबंध का सार है? तो बिना समन्वय के किसी भी कार्य को सफल नहीं बनाया जा सकता। कोई भी अगर हम कार्य कर रहे हैं उसमें समन्वय नहीं है, ओके, तो कोऑर्डिनेशन नहीं है इसमें, तो वो संभव नहीं हो पाएगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि क्रियाओं में आपसी समन्वय मतलब क्या होता है कि हम एक उद्देश्य को प्राप्ति के लिए हमें कई सारे कार्य करने पड़ते हैं। ओके, और उनका मेलजोल अगर नहीं रहेगा तो हम क्या है, जिस प्रकार से हम बात करें, अगर आपको क्या है क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम में 95% या उससे ज़्यादा बनाना है, टॉपर बनना है, तो आपको क्या है जो 5 सब्जेक्ट हैं आपके, 5 सब्जेक्ट के अच्छा 12 में 5 सब्जेक्ट में आपके अच्छे स्कोर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके 2-3 विषय में अच्छे नंबर आ जाए, 1-2 में अगर कम नंबर आ गए तो भी आपके अपने लक्ष्य जो 95% उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आपको क्या है 5 के 5 सब्जेक्ट में फुल आपको स्कोर होना चाहिए, तब दोस्तों आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ आपको हर विषय में समन्वय बनाना पड़ता है। आप तो एक ही हैं, लेकिन आपको 5 विषय को बराबर फोकस करना पड़ता है, बराबर क्या ध्यान देना पड़ता है, अच्छे दोनों सभी विषयों में अच्छा स्कोर करने का प्रयास करना पड़ता है। ओके, और जो विद्यार्थी 5 विषय में क्या है समन्वय न कर पड़ता है, ओके, मैनेज करके पढ़ता है, वो इसे सफल हो जाता है। तो यही है, अगर लक्ष्य को प्राप्ति करना है तो आप किसी, ये जो मैं उदाहरण दिया ये आपके अनुसार दिया, लेकिन आप किसी भी काम को देखें तो ये समन्वय पर क्या काम करता है। तो यदि संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो यह माना जाएगा कि पहला व्यक्ति यदि अपना कार्य पूर्ण कर लेता है तो इसके बाद दूसरे व्यक्ति का कार्य आरंभ हो जावे, अर्थात यहाँ भी तालमेल या समन्वय आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है समन्वय प्रबंध के समस्त कार्यों से जुड़ा हुआ है, अतः कहा जा सकता है प्रबंध के समन्वय क्या है, प्रबंध का सार। और इन चीजों को आप समझाने के लिए आप अपने हिसाब से भी क्या उदाहरण लिख सकते हैं। अगर आपका उदाहरण परफेक्ट रहा तो टीचर आपको क्या है फुल नंबर दे देंगे। प्रबंध के किन्हीं 2 स्तर को संक्षेप में लिखना है, तो प्रबंध के स्तर आपको दिए हैं, पहला उच्च स्तर या शीर्ष स्तरीय प्रबंध, फिर दूसरा दिया है मध्य स्तरीय प्रबंध, उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। ओके, कम इंपॉर्टेंट लिखा पाए, पढ़ के बस रखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति में किन किन उद्देश्यों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। नई आर्थिक नीति में वर्तमान में केवल 2 उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है, एक आणविक ऊर्जा उद्योग और सामरिक सुरक्षा संबंधी उद्योग। फिर व्यावसायिक वातावरण या व्यावसायिक पर्यावरण से क्या से है, तो व्यावसायिक पर्यावरण या वातावरण
परिवेश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी तथा तकनीकी घटकों का मिश्रण है। इसमें वे सभी तत्व सम्मिलित हैं जो व्यवसाय की प्रगति के अवसरों का सृजन करते हैं तथा वे तत्व भी सम्मिलित हैं जो व्यवसाय के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पूछा जा रहा है, या पहले वाले क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन में था व्यावसायिक पर्यावरण किसे कहते हैं या उससे क्या आशा है। अब व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो व्यावसायिक पर्यावरण गतिशील होता है। यह तकनीकी सुधार के रूप में, उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं के रूप में या फिर बाजार में नई प्रतियोगिताओं के रूप में बदलता रहता है। नए अवसरों की खोज में पर्यावरण द्वारा व्यवसाय में प्रोत्साहन व नई ऊर्जा का क्या संचार होता है। तो भारत में 4 आर्थिक नीतियों के नाम बताना है। तो भारत की 4 आर्थिक नीति आय निर्यात नीति, रोजगार नीति, औद्योगिक एवं कृषि नीति और विदेशी विनियोग नीति हो जाएगी। कार्यविधि से आप क्या समझते हैं? तो कार्यविधि भावी क्रियाओं को संपन्न करने का एक तरीका या ढंग है। यानी भावी यानी अंग भविष्य में जो है काम करने हैं उनको किस तरीके से, सही तरीके से हम पूर्ण कर सकते हैं। ओके, वो हमारे क्या कार्यविधि के अंतर्गत आता है। इसे विशिष्ट प्रशासनिक निर्देश भी कह सकते हैं, जिसमें किसी क्रिया को करने का सिलसिलेवार ढंग से निश्चित किया जाता है। यानी प्लानिंग करना है, कोई भी हमें काम करना है तो हम डिसाइड करते हैं। जैसे हम पढ़ने के लिए पूरे हमें क्या 15 घंटे में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, तो हम इसके लिए टाइम टेबल बनाते हैं। तो हम टाइम टेबल बनाया, यही हमारी एक प्रकार से कार्यविधि होती है, ताकि लक्ष्य के अनुसार संबंधित क्रिया को पूरा किया जा सके। इस क्रिया को करने का सिलसिलेवार इसमें ढंग से क्या है निश्चित किया जाता है, किस तरीके से हमें काम करना है ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नियम और नीति में अंतर। नियम और नीति में आपको अंतर बताना है। तो नियम को एक रूप में आदेश माना जाता है, जबकि नीतियां निर्णय को की सीमा को निर्धारित करती हैं। यानी हम निर्णय कहाँ किस हद तक ले सकते हैं वो निर्धारित करते हैं नीति, और जो नियम होता है, नियम हमें क्या है आदेश मानने के लिए क्या है मजबूर करता है। नियम स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें कठोरता से लागू किया जाता है, जबकि जो नीति होती है अधीनस्थों को सीमाओं में रहते हुए नीतियां बनाने का क्या पूरी स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकार अंतरण या भारापण को परिभाषित कीजिए। तो एफ.जी. मूरे के अनुसार अधिकार अंतरण से अभिप्राय दूसरे लोगों को कार्य सौंपने तथा उसे करने के लिए अधिकार प्रदान करने से होता है। बिल्कुल सिंपल, अधिकार अंतरण या हस्तांतरण, अधिकारों को हस्तांतरण यानी देना, अधिकार को दूसरे को देना। तो अधिकार अंतरण से अभिप्राय दूसरे लोग को कार्य सौंपना तथा उसे करने के लिए अधिकार प्रदान करना, यह होता है अधिकार अंतरण। क्षेत्र आधारित संगठन के 2 गुण बताइए। तो क्षेत्र आधारित संगठन के संरचना के 2 गुण कौन से हैं? कुशलता एवं मितव्ययिता और विस्तार एवं विकास सरल। तो ये आपके दिए हुए तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट औपचारिक संगठन की विशेषता या लक्षण को बताइए। देखिए अब फिर आ गया है औपचारिक संगठन संबंधी क्वेश्चन। तो औपचारिक संगठन की विशेषता क्या है कि स्वैच्छिक स्थापना। औपचारिक संगठन की स्थापना स्वैच्छिक रूप से निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। अधिकार एवं दायित्व, इस संगठन में अधिकारियों के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों का स्पष्ट रूप से क्या है व्याख्या होती है। संगठन की परिभाषा दीजिए। तो आर.सी. डेविस के अनुसार संगठन पूर्णतः व्यक्तियों का समूह है जो एक नेता के निर्देशन में सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्या है सहयोग प्रदान करता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका अभी आ चुका है, ये अभी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विपणन से कोई दो आकार बताना। तो विपणन अनुसंधान और विपणन मिश्रण, 2 कार्य विपणन के कौन है? अनुसंधान का मतलब है कि ये आधारभूत कार्य होता है। विपणन अनुसंधान के अंतर्गत बाजारों की खोज करना, ग्राहकों की रुचि और फैशन का पता लगाना, वस्तुओं का संबंध में ग्राहकों की प्रतिक्रिया को आकलन करना होता है। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, इंग्लिश में कहा जाए रिसर्च करना। तो जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो रिसर्च करता है कि देखता है कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जो वस्तु बना रहा हूँ, लोगों की इसमें डिमांड है कि नहीं, लोग इसमें रुचि लगाएंगे नहीं दिखाएंगे, और किस तरीके से इस प्रोडक्ट को तैयार किया कि लोग इसे पसंद करें। तो सबका जो रिसर्च करना है वही क्या है विपणन अनुसंधान कहलाता है। विपणन मिश्रण क्या है? विपणन का कार्य है विपणन मिश्रण। विपणन मिश्रण कई उपकरणों का संयोजन है जिसकी सहायता से विपणन के उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो सकती है। विपणन मिश्रण को ध्यान में रखकर ही विपणन प्रबंध संस्था के विपणन कार्यों का अंतिम रूप देता है ताकि ग्राहकों या उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि होने के साथ साथ संस्था के शुद्ध लाभों के वांछित सीमा तक वृद्धि हो सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेवलिंग के लाभ बताइए। ये भी अभी बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है। लेवलिंग के क्या लाभ? तो ग्राहकों के प्रति सेवा। लेबलिंग ग्राहक के प्रति एक प्रकार की विशिष्ट सेवा है। लेबलिंग से जो लेबलिंग होती है इससे ग्राहकों को उत्पादन की विशेषताओं के बारे में जानकारी हो जाती है, साथ ही झूठे दावों पर भी रोक लगती है। फिर विज्ञापन सहायक, लेबलिंग विज्ञापन कार्य में भी सहायक होता है। विज्ञापन किस प्रकार से?
कि आप कोई भी आपने देखा होगा प्रोडक्ट का आप दूर से बता सकते हैं भाई ये वाला सामान हमें लेना है। ओके आप ओके ये इस कंपनी का कैसे बता देते हो आप, उसकी क्या है डिजाइनिंग रंग रूप देखकर। तो ये किससे बता रंग रूप किससे होता है, प्रोडक्ट में केवल पूरी तरह से पैकेजिंग में लेबलिंग लगा रहता है, तो उससे हम देख के बताते हैं, तो ये विज्ञापन भी सहायक होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को समझाना है आपको। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है, तो उसके बारे में आपका दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेना है। दिसंबर 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने की दृष्टि से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया। इस कानून की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि विभिन्न कानूनों में उपभोक्ता के हितों का संरक्षण प्रावधान होने के बावजूद उत्पादकों, व्यापारियों, सेवा प्रदाताओं का संगठित क्षेत्र बाजार की जानकारी कुटिल प्रयासों से उपभोक्ताओं का क्या शोषण करने में सफल होते थे, यानी चालबाजी करते थे। जो बेचने वाले व्यापारी होते थे वो चालबाजी कहीं ना कहीं कर ले जाते थे और उपभोक्ताओं ने ठग लेते थे। ओके इसके अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि व अन्य कारणों से दीवानी अदालतों में छोटे छोटे दावों का निपटारे में बहुत अधिक समस्या आती थी। ओके अब देखिए जो छोटे छोटे सी जो उपभोक्ता की जो डिमांड होती थी वो भी क्या है वहाँ लंबे समय तक कोर्ट में चलती रहती थी। ओके इस प्रकार से इसलिए अतः इनके लिए क्या है एक अलग बनाया गया न्यायालय, अतः उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विशेषताएं पूछी जा रही, तो ये विशेषताएं भी दी हुई हैं, सिंपल दी हुई है, तैयार एक बार कर लीजिएगा। उपभोक्ताओं के अधिकार कौन कौन से हैं, तो एक चयन का अधिकार होता है कि उपभोक्ता अपनी विभिन्न वस्तुओं में स्वयं के लिए श्रेष्ठ वस्तु का चयन कर सकते हैं। आप अपने अनुसार चुन सकते हैं कि आपको कौन सी वस्तु लेना है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं रहेगी कि हाँ आपको यही प्रोडक्ट यूज करना है। तो एक तो चयन का अधिकार होता है और सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार किस प्रकार से कि ये वस्तु हम ले रहे हैं ये कब बनी है, एक्सपायरी डेट क्या है, कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, और ये किस कंपनी ने बनाया है, इसका कितना मूल्य है, तो इसकी शुद्धता कितनी है, किस किन वस्तुओं से मिलकर ये वस्तु बनी हुई है, मतलब ये सब भी उसमें क्या है लेबलिंग में लिखा रहता है। तो ये सूचना पाने का अधिकार भी हमें यहाँ रहता है। नेक्स्ट है भारत में उपभोक्ता संरक्षण के साधन व तरीकों का वर्णन कीजिए, यानी भारत में उपभोक्ता संरक्षण किस तरीके से किया जाता है वो आपको बताना है। लोक अदालतें लगती हैं, लोक अदालतें लगती हैं, उससे क्या है जो 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 उपभोक्ता हैं उन्हें क्या है शीघ्र अपनी शिकायतों का निवारण हो जाता है। इसके साथ ही आयोग एवं जिला मंचों की स्थापना। उपभोक्ता संरक्षण नियम 1986 के अधीन राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर अनेक आयोग और मंच की स्थापना भी की गई है। तो ये हो जाता है आपके उपभोक्ता संरक्षण के तरीके, भारत में किस प्रकार से उपभोक्ता संरक्षण किए जाते हैं। ओके और भी कई तरीके हैं लेकिन आपको यहाँ 2 पॉइंट की बात करनी थी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण देखें, जितने क्वेश्चन बताएं तैयार कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल आप तैयार कर चाहते हैं और पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी वाले थी महत्वपूर्ण है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर होकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इसके साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों आप बिजनेस स्टडीज कोर्स को ले सकते हैं प्ले स्टोर से, अनुराग सारी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से दोस्तों आपको बिजनेस स्टडीज का कोर्स लेना है। बिजनेस स्टडीज का कोर्स लें तो आपको बिजनेस 80 कूपन कोड अप्लाई करिएगा। वैसे भी फीस बहुत ज़्यादा कम है और जैसे कि कोड अप्लाई करेंगे 100 रुपये का सीधा आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो नाम मात्र की फीस में दोस्तों आपको क्या है कंप्लीट बिजनेस स्टडीज का कोर्स मिल जाएगा, प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल रहेगा, तो अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं और बार बार आप रिवीजन कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।